नमस्कार साथियों, मैं हरवीर गुजर आप सभी का राज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम राजस्थान की लोक कलाओं की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आइए एक एक करके हम राजस्थान की लोक कलाएं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले साथियों, आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि लोक कलाएं क्या होती हैं, यानी लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार की ज्यामितीय अलंकरण किए जाते हैं, जिन्हें लोक कलाएं कहा जाता है। लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के ज्यामितीय अलंकरण, डिजाइन बनाना, ये सभी लोक कलाएं कहलाती हैं। देखिए, लोक कलाओं में पट चित्रकारी, काष्ठ कला, मांडने और भी कठपुतलियां, तोरण, और हम बात करते हैं साथियों, तो विभिन्न प्रकार की राजस्थान में लोक कलाएं चलती हैं, जिनमें हम एक एक को यहां पर बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ पट चित्रण की हम यहां पर चर्चा करते हैं साथियों। तो पट चित्रण क्या होता है? तो देखिए, हम या तो खादी का एक कपड़ा लेते हैं या फिर हम रेजीन का कपड़ा लेते हैं, उन पर लोक देवताओं का चित्रांकन या लोक देवताओं की वीर या शौर्य गाथाएं जो लिखवाई जाती हैं, उन्हें पट चित्रण कहा जाता है। तो देखिए, पट चित्रण में लोक देवताओं का चित्रांकन खादी या रेजिन के कपड़े पर किया जाता है। इसमें साथियों लोक देवताओं के चित्र भी होते हैं, उनके गीत भी होते हैं, उनसे संबंधित अन्य चमत्कार भी चित्रित किए जाते हैं। तो ये सब पट चित्रण कहलाता है। हमने यहाँ पर पट चित्रण की चर्चा में आपको एक बात और बताई होगी, नहीं बताई तो कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में पट चित्रण के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि पट चित्रकारी के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है और यहाँ का एक परिवार है जोशी परिवार। ये साथियों यहाँ का बहुत फेमस क्या करते हैं, पट चित्रकारी करते हैं। आप सभी को जानकर एक बहुत अच्छी खुशी मिलने वाली है कि यहाँ के प्रसिद्ध जो पट चितेरे थे वो श्री लाल जोशी थे। तो देखिए, श्री लाल जोशी ये क्या थे साथियों? प्रसिद्ध पट चितेरे थे। इन्हें अलग अलग टाइम पर अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा गया था। जैसे 1984 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इनको 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया। श्री लाल जी जोशी को आपको ध्यान रखना है कि 2007 में हस्तशिल्प या शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया। तो देखिए, शिल्प गुरु पुरस्कार आपको यहां से ध्यान रखना होगा। शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया। तो श्री लाल नथमल जोशी राजस्थान में पट चित्रकला के लिए जाने माने कलाकार थे। ठीक है, अब साथियों आपको यहां से ध्यान रखना है, पट चित्रकारी के लिए जयपुर के भी एक प्रसिद्ध चितेरे हुए हैं, प्रसिद्ध पट चितेरे
जिनका नाम है प्रदीप मुखर्जी। क्या? प्रदीप मुखर्जी। तो देखिए जयपुर के कौन से पढ़ चितेरे हैं, आपको ध्यान रखने हैं। प्रदीप मुखर्जी, प्रदीप मुखर्जी जयपुर के प्रसिद्ध पढ़ चितेरे हुए। इन्होंने पढ़ चित्रकला में बहुत सारी नए आयाम जोड़े। जैसे अभी तक के जो पढ़ चित्रकारी होती थी श्री लाल जोशी और उनके परिवार के द्वारा, उसमें क्या होता था साथियों, उसमें लोक देवताओं से संबंधित ही चित्रांकन होता था। यहाँ पर इन्होंने पौराणिक आख्यानों को जोड़ दिया। किनको? पौराणिक आख्यानों को जोड़ दिया। श्रीमद् भागवत के चित्रों को चित्रित किया। इस तरीके से नए आयाम जोड़ने का काम किसने किया? प्रदीप मुखर्जी ने। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, इन्होंने देखिए पौराणिक आख्यान ये पढ़ चित्रकारी में जोड़े। पौराणिक आख्यान श्री भागवत गीता के जो चित्रांकन होते हैं उनको पढ़ चित्रकारी में चित्रित किया। तो प्रदीप मुखर्जी जयपुर वाले थे, उन्होंने क्या किया? पढ़ चित्रकारी को एक नए आयाम पर पहुंचाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान में अलग अलग लोक देवताओं की पढ़ प्रसिद्ध है साथियों। आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कौन सा? पाबूजी राठौड़ की पढ़। पाबूजी राठौड़ की पढ़ की हम यहाँ पर साथियों बात करते हैं तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ पाबूजी राठौड़ की पढ़ है। सबसे लोकप्रिय पढ़ पाबूजी राठौड़ की पढ़ है। पाबूजी राठौड़ की पढ़ का वाचन जो किया जाता है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है साथियों। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं पाबूजी की पढ़ का वाचन खींचियों के गांव में नहीं होता है। खींचियों के गांव में क्यों नहीं होता है साथियों? आप सभी को पता होगा कि जींद राव खींची इनके बहनोई थे और इनके बहनोई जींद राव खींची और पाबूजी राठौड़ के मध्य युद्ध होता है, देचू गांव में होता है। देचू गांव कहाँ पर है साथियों? ये नागौर में स्थित है। ये कब होता है? जब पाबूजी राठौड़ कहाँ पर चले जाते हैं? पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान क्यों जाते हैं पाकिस्तान? तो देखिए उस समय पाकिस्तान भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था, आप सभी को पता है। तो वो क्या शादी करने के लिए अमरकोट पाकिस्तान चले जाते हैं। अमरकोट पाकिस्तान में सूरजमल सोडा की पुत्री जिनका नाम सुप्यारदे या फूलमदे था, उनसे विवाह करने के लिए पाबूजी राठौड़ जाते हैं और देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी को लेके जाते हैं और वहां पर क्या फेरे हो रहे होते हैं साथियों। ठीक है, तो फेरों के बीच में ही कौन चली जाती है? वहां पर देवल चारणी चली जाती है। देवल चारणी जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो बड़ी क्रोधित होकर बोलती है कि पाबूजी राठौड़ आपके बहनोई ने मेरी गायें रोक ली हैं, तो मेरी गायें छुड़ा करके लाइए। आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि मेरी गाय इसलिए रोकी कि मैंने केसर काल में घोड़ी आपको दी। क्या? आपको दी। इस वजह से 3.5 फेरे ही हुए थे तब तक पाबूजी राठौड़ के। वो क्रोधित हो उठे और फेरों को बीच में ही छोड़ करके और जींद राव खींची जो इनके बहनोई थे उनसे युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और युद्ध होता है। बहुत भयानक युद्ध होता है, बहुत खतरनाक युद्ध होता है। देचू गांव में युद्ध होता है। देचू गांव नागौर में स्थित है। तो उसमें पाबूजी राठौड़ गायों की रक्षार्थी अपने प्राणों सर्ग कर देते हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। इस वजह से पाबूजी की जो पढ़ का वाचन करते हैं वो नायक या रैबारी जाति के भोंपे होते हैं। वो क्या करते हैं? वो नहीं जाते हैं खींचियों के गांव में, खींचियों के गांव में नहीं जाते हैं। तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़ पाबूजी राठौड़ की पढ़। पाबूजी राठौड़ की पढ़ का वाचन खींचियों के गांव में नहीं होता है।
पाबूजी की पढ़ का वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और पढ़ का वाचन आयड़ी भोंपे या नायक जाति के भोंपे करते हैं। तो साथियों आगे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कुछ बातें आपको ध्यान देना है। पाबूजी की पढ़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पढ़। उसके बाद पाबूजी की पढ़ का वाचन खींचियों के गांव में नहीं होता है, खींचियों के गांव में नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। पाबूजी की पढ़ का वाचन खींचियों के गांव में नहीं होता है। उसके अलावा साथियों पाबूजी की जो पढ़ है इसका वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है साथियों, जो पाबूजी की पढ़ है ये आयड़ी जाति के भोंपे, आयड़ी भोंपे या फिर नायक भोंपे या फिर नायक जाति के भोंपे पाबूजी की पढ़ का वाचन करते हैं। तो पाबूजी की पढ़ से संबंधित आपको इतना ध्यान रखना है। अच्छा साथियों पढ़ के बारे में और भी आपको जानकारी लेनी है तो हम ये देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए पाबूजी की जो देखिए पढ़ चित्रण की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो पढ़ चित्रण में आपको एक बात ध्यान रखनी है, नायक की जो पोशाक रखी जाती है वो लाल रंग में रखी जाती है, रेड कलर में रखी जाती है। और हम बात करते हैं साथियों तो देखिए खलनायक की जो पोशाक रखी जाती है वो हरे रंग में रखी जाती है। तो देखिए नायक की पोशाक आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, लाल रंग। उसके अलावा खलनायक की पोशाक हरे रंग में होती है। तो साथियों यहाँ तक कि यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक करते जाइए। अब हम आगे और भी बातें करेंगे पढ़ चित्रण में। तो देखिए पढ़ चित्रण में और क्या बात कर सकते हैं, तो देखिए महिला पढ़ चितेरियों की यहाँ पर बात करते हैं। महिला यानी पढ़ चितेरी महिलाओं की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए एक तो आपको कन्हैया लाल जोशी की पत्नी थी, कन्हैया लाल जोशी की पत्नी पार्वती जोशी कहाँ से थी, सापरा भीलवाड़ा से। तो महिलाओं में पार्वती जोशी, ध्यान रखें कन्हैया लाल जोशी की पत्नी थी पार्वती जोशी। तो ये प्रसिद्ध क्या रही है, पढ़ चितेरी महिला रही है। उसके अलावा महिलाओं में और किसका नाम आता है, गौतली देवी का नाम आता है, गौतली देवी का नाम आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक पढ़ चित्रकार नंद किशोर भी हुआ करते थे। कौन, नंद किशोर। एक कन्हैया लाल जोशी, एक श्रीलाल जोशी, एक प्रदीप मुखर्जी। तो ये प्रसिद्ध पढ़ चित्रकार हुए हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें यदि आपको समझ में आ गई हो तो हम देवनारायण जी की पढ़ की बात कर लेते हैं। तो साथियों देवनारायण जी की पढ़ का वाचन देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी के बीच, यानी 4 महीने जब देवता क्या सो जाते हैं, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, उस स्थिति में देवनारायण जी की पढ़ का वाचन नहीं होता है। तो 8 महीने देवनारायण जी की पढ़ का वाचन होता है। देवनारायण जी की पढ़ का वाचन कौन करते हैं, देवनारायण जी की पढ़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे करते हैं, गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। उसके अलावा राजस्थान की सबसे लंबी पढ़ देवनारायण जी की पढ़, राजस्थान की सबसे छोटी पढ़ भी देवनारायण जी की पढ़ है। देवनारायण जी की पढ़ पर 1992 में भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था। उसके बाद 2011 में देवनारायण जी की पढ़ पर भारत सरकार ने भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। तो किसी भी लोक देवता की पढ़ पर जो डाक टिकट जारी होता है उनमें देवनारायण जी का नाम सबसे पहले आता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, यहाँ से याद करनी है, ठीक है साथियों। उसके अलावा आपको यहाँ से और क्या बात ध्यान रखनी है,
कि देवनारायण जी की पढ़ का वाचन श्री लाल जोशी ने किया था, श्री लाल जोशी ने किया था। तो ये बात भी आपको भली भांति जाननी चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं देवनारायण जी की पढ़ के वाचन की। तो देवनारायण जी की पढ़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो देखिए वाद्य यंत्र यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है, वाद्य यंत्र है जंतर, जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी पढ़ का वाचन किया जाता है। भोपे कौन से होते हैं, भोपे आपको ध्यान रखना है गुर्जर जाति के भोपे होते हैं, गुर्जर जाति के या गुर्जरों के भोपे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे लंबी पढ़ देवनारायण जी की पढ़, यानी सबसे लंबी पढ़, तो ये भी आपको ध्यान रखना है देवनारायण जी की पढ़ है। राजस्थान की सबसे छोटी पढ़, तो सबसे छोटी पढ़ भी कौन की है, देवनारायण जी की पढ़ है, सबसे छोटी पढ़, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। उसके अलावा देवनारायण जी की पढ़ पर 1992 में डाक विभाग ने क्या किया था, आपको ध्यान रखना है सभी को कि डाक टिकट जारी किया था। और 2011 में भी क्या किया गया था, देवनारायण जी की पढ़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो आपको ये दोनों सन भी याद रखनी है। तो देखिए 1992 में डाक टिकट जारी किया गया, ये आपको अच्छे से भली भांति याद करना है। और उसके बाद 2011 में कितने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो देवनारायण जी से संबंधित, देवनारायण जी की पढ़ से संबंधित ये मुख्य बातें हमने यहाँ पर जान ली हैं। तो साथियों आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब तो चैनल को करें और लाइक करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं बहुत दमदार और शानदार सेशन के लिए। तो देखिए आगे हम चर्चा करते हैं साथियों रामदेव जी की पढ़। तो देखिए रामदेव जी की पढ़ की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। रामदेव जी की पढ़ का जो चित्रांकन किया था, रामदेव जी की पढ़ का निर्माण किया था, वो चौथमल चितेरे ने किया था, चौथमल चितेरे ने किया था। रामदेव जी की पढ़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं। वर्तमान में रामदेव जी की पढ़ का वाचन नायक जाति के भोपे भी कर रहे हैं। रावण हत्था वाद्य यंत्र का ही उपयोग करते हैं, जो पाबू जी की पढ़ का वाचन में भी रावण हत्थे वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। और यहाँ पर भी तो देखिए इसकी रामदेव जी की पढ़ का जो आपको ध्यान रखना है, निर्माता कौन माना जाता है, तो निर्माता आपको ध्यान रखना है चौथमल चितेरा आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। चौथमल चितेरे ने रामदेव जी की पढ़ का निर्माण किया था। उसके अलावा देखिए वाचन किसके साथ होता है, तो वाचन होता है वही रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ वाचन करने वाले कामड़ जाति के भोपे, कामड़ जाति के भोपे या फिर आपको ध्यान रखना है आजकल नायक जाति के भोपे भी करते हैं, नायक जाति के भोपे भी करते हैं। मेनली कामड़ जाति याद रखना है, लेकिन ऑप्शन में कामड़ नहीं आता है तब नायक जाति के भोपे आप कर सकते हो। तो देवनारायण जी की पढ़ से संबंधित आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी होगी। बेहतरीन जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत कंटेंट और इफेक्टिवनेस लेकर आएगा हमारा ये सेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रामदला और कृष्णदला की पढ़। रामदला और कृष्णदला की पढ़ की हम बात करते हैं तो इसके निर्माता धूल जी चितेरे थे। तो देखिए इस पढ़ के जो निर्माता थे, निर्माता वो धूल जी चितेरे थे, धूल जी चितेरे। इसमें भी आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई धूल जी चितेरे ने इसका क्या किया था, इस पढ़ का निर्माण किया था, इस पढ़ को बनाया था, इसको चित्रांकित किया था। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो कृष्ण से संबंधित जो पढ़ है उसका वाचन कृष्ण भगवान से संबंधित पढ़ है
उसका वाचन हाड़ौती अंचल में होता है। कहां पर होता है? हाड़ौती अंचल में होता है, हाड़ौती अंचल। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है इनकी जो रामदला से संबंधित पढ़ है, कृष्णदला से संबंधित पढ़ का वाचन कहां पर होता है? हाड़ौती अंचल में होता है। रामदला से संबंधित जो पढ़ है उसका वाचन अलवर भरतपुर में होता है। तो देखिए भगवान राम से संबंधित, भगवान राम से संबंधित जो पढ़ है उसका ज्यादा वाचन कहां पर होता है? इसका वाचन होता है अलवर भरतपुर में होता है, अलवर भरतपुर में होता है, अलवर भरतपुर। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको मिल रही है। तो देखिए उसके अलावा एक पढ़ और होती है भैंसासुर की पढ़। तो भैंसासुर की पढ़ का वाचन नहीं किया जाता है, भैंसासुर की पढ़ का वाचन नहीं किया जाता है। सेशन शानदार दमदार है हमारा, आपको अच्छा लग रहा होगा ऐसी हम आशा करते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे हम भैंसासुर की पढ़ की बात कर रहे थे, तो इसका वाचन नहीं किया जाता है, वाचन नहीं किया जाता है साथियों। ये इंपॉर्टेंट सूचनाएं आपको पढ़ चित्रण से याद रखनी है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो देखिए राजस्थान में हस्तकलाओं में थापा भी आते हैं। थापा किसके बनाए जाते हैं? काजल के बनाए जाते हैं, कुमकुम के बनाए जाते हैं, गेरू के बनाए जाते हैं, गोबर के बनाए जाते हैं। तो थापे, थापे क्या होते हैं? थापे महिलाएं हाथ की उंगलियों से दीवार पर जो ठप्पा लगाती हैं उन्हें थापे कहा जाता है। तो देखिए आपको यहां से ध्यान रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए महिलाएं दीवार पर अंगुलियों से ठप्पे, आपको ध्यान रखना है, ठप्पे लगाकर जो आकृतियां बनाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें थापे कहा जाता है, थापे कहा जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए थापे किस किस के बनाए जाते हैं? तो देखिए ये काजल के बनाए जाते हैं, ये गेरू के बनाए जाते हैं, गेरू के बनाए जाते हैं, ये कुमकुम के बनाए जाते हैं, कुमकुम के बनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है गोबर से बनाए जाते हैं। तो देखिए ये थापे आपको यहां से अच्छे से याद रख लेना है। आगे हम बात करते हैं पाने। तो देखिए राजस्थान में जिन भी लोक देवताओं, भगवान, इनसे संबंधित कागज के बड़े कागज पर जो चित्रांकन होता है, जो चित्र अंकित किया जाता है, उन्हें पाने कहा जाता है। जैसे दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी के पाने, वैसे शिव पार्वती के पाने, रामदेव जी के पाने, श्री कृष्ण भगवान के पाने, ये पाने आते हैं। यानी पानों की परिभाषा आप क्या दोगे? कागज, बड़े कागज पर लोक देवी देवताओं का जो चित्र बनाया जाता है उन्हें पाने कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बड़े कागज पर लोक देवी देवताओं का चित्रांकन क्या कहलाता है? कागज पर, बड़े कागज पर। ठीक है, पाने कहलाता है। पाने किन किन के प्रसिद्ध हैं? तो देखिए पाने आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी के ध्यान रखने हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी के पाने, इनको ज्यादा कब लाया जाता है? दीपावली पर लाया जाता है। उसके अलावा पानों में और बात कर लेते हैं। तो देखिए आगे हम पानों की बात करते हैं। तो देखिए शिव पार्वती के पाने, ये भी आपको ध्यान रखना है।
श्री कृष्ण के पाने, श्री कृष्ण भगवान के पाने, राम जी के पाने, राम जी के पाने, उसके अलावा रामदेव जी के पाने, रामदेव जी के पाने, गोगा जी के पाने, गोगा जी के पाने, पाबू जी के पाने, ये राजस्थान में पाने प्रचलित हैं, आप सभी को पता है। तो देखिए बहुत बेहतरीन जानकारी आपको मिल ही रही है। नेक्स्ट, मांडना। तो देखिए मांडना क्या होते हैं, तो देखिए ये भी दीवारों पर बनाए जाते हैं, जिन्हें राजस्थान में मांडने कहा जाता है। दीवारों पर या चौक में, जो चौक होता है, चबूतरा होता है, वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं, मुख्यतः महिलाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिन्हें राजस्थान में मांडने कहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर, यानी घरों के चौक में, घरों के चौक में दीवारों पर कलात्मक डिजाइन या ज्यामितीय अलंकरण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं मांडने कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मांडने क्या होते हैं, या तो दीवारों पर या घरों के चौक में कलात्मक जो डिजाइन बनाए जाते हैं, ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, राजस्थान में मांडने कहलाते हैं। अच्छा, अलग अलग राज्यों में मांडनों को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे गुजरात में सातिया कहा जाता है, गुजरात में सातिया कहा जाता है। महाराष्ट्र में रंगोली कहा जाता है, महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, रंगोली कहा जाता है। उसके अलावा तेलुगु में इन्हें क्या कहा जाता है, तेलुगु में इन्हें मोग्गू कहा जाता है, मोग्गू कहा जाता है। यूपी में मांडनों को क्या कहा जाता है, चौक पूरना या सोन कहा जाता है। तो देखिए यूपी में चौक पूरना या फिर सोन कहा जाता है, सोन कहा जाता है। और बंगाल में क्या कहा जाता है, बंगाल में अल्पना कहा जाता है, अल्पना कहा जाता है, अल्पना, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। केरल में अत्तापू कहा जाता है, केरल में अत्तापू कहा जाता है। तो साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट और बेहतरीन चीजें हैं। और हम बात करते हैं भोजपुरी अंचल में इन्हें थापे कहा जाता है, जबकि राजस्थान में थापे किससे बनाए जाते हैं, हाथ की उंगलियों से बनाए जाते हैं, उन्हें थापे कहा जाता है। लेकिन मांडनों को भोजपुरी अंचल में थापे कहा जाता है। तो ये बहुत बेहतरीन सूचना आप लोगों के लिए ही हम लेकर आए हैं। तो देखिए आगे हम साथियों बात करेंगे काष्ठ कला। तो राजस्थान में काष्ठ कला के लिए मेवाड़ मुख्यतः प्रसिद्ध रहा है। मेवाड़ में आपको पता है चित्तौड़, और चित्तौड़ के अंदर बस्सी है, यानी बस्सी चित्तौड़ काष्ठ कला के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। काष्ठ कला में आप सभी को पता है कठपुतलियां बनाई जाती हैं, तोरण बनाए जाते हैं। काष्ठ कला में आपको बेवाण याद रखने हैं, काष्ठ कला में आपको अन्य क्या चीजें याद रखनी है साथियों, जैसे तो कावड़ याद रखना है। तो ये मुख्य चीजें हैं। तो देखिए काष्ठ कला में हम क्या क्या बात करेंगे, जैसे तोरण हो गया काष्ठ कला में, जैसे कठपुतली हो गया काष्ठ कला में। जैसे हम बात करते हैं तो देखिए कावड़ हो गया काष्ठ कला में, बेवाण हो गए। काष्ठ कला के लिए जो फेमस है वो कौन सा है, बस्सी चित्तौड़ है, बस्सी चित्तौड़गढ़ है। तो देखिए आगे भी आपको याद रखना है कि देखिए काष्ठ कला के लिए बस्सी चित्तौड़गढ़ फेमस है। और अपन यहाँ पर क्या बात करेंगे कि यहाँ जो काष्ठ कला है बस्सी में, उसे विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है,
तो सुथार जी को दिया जाता है, प्रभात जी सुथार को। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है 1652 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में बस्सी के एक शासक थे, राव शासक थे बस्सी के, जिनका नाम गोविंद दास था। क्या नाम था? गोविंद दास था। तो गोविंद दास क्या करते हैं? गोविंद दास यहां पर एक प्रमुख कलाकार लेकर आते हैं। उस कलाकार का नाम क्या होता है? कलाकार का नाम होता है प्रभात जी सुथार, प्रभात जी सुथार होता है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए आपको काष्ठ कला के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना हमने उपलब्ध करवाई है आपको कि बस्सी चित्तौड़गढ़ की ये कला प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1652 ईस्वी में यहाँ के एक राव शासक थे, यानी ठिकानेदार हुआ करते थे बस्सी के, गोविंद दास। वो प्रभात जी सुथार नामक एक कलाकार को, काष्ठ कला के जो कलाकार थे, लकड़ी की कला के जो कलाकार थे, उन्हें लेकर आए थे, जिन्होंने काष्ठ कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सूचना ध्यान रखनी है। अब साथियों हम यहाँ पर एक एक का अध्ययन करने वाले हैं, जैसे तोरण हो गया, कठपुतली हो गया, कावड़ हो गया, बेवाण हो गया, और भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसके आगे की हम कुछ पॉइंट देखते हैं। तो देखिए आगे की हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर तोरण। तो देखिए तोरण, राजस्थान में तोरण, जब दूल्हा क्या होता है, शादी करने जाता है, विवाह करने जाता है, तो दुल्हन के घर पर जो मुख्य द्वार होता है वहां पर एक लकड़ी का एक तोरण लगा हुआ होता है। उसे किससे? एक डंडी से, यानी सन की डंडी हो सकती है, अन्य प्रकार की कटार हो सकती है, उससे तोरण को क्या करता है? छूता है, जिसे तोरण मारना कहते हैं। अच्छा, तोरण में किसकी आकृति होती है? तो मुख्य रूप से तोरण में सुग्गा यानी तोते की आकृति होती है। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। तोरण कहीं कहीं राजस्थान में ये भी रिवाज है कि तोरण, जो लकड़ी का जो तोरण होता है, उसको लटकाया नहीं जाता है। क्या होता है? एक मौवण को गाड़ दिया जाता है, जिसे माणक थंब कहा जाता है। माणक थंब क्या होता है? मुख्य द्वार के बाहर या मुख्य द्वार पर ही गाड़ा जाता है, उसे टच करके भी वो रस्म अदा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो तोरण क्या है साथियों? तोरण है भाई दूल्हे के द्वारा विवाह के समय जो दुल्हन के घर पर मुख्य द्वार पर लगा होता है, जिसे वो छड़, सन की डंडी या कोई भी छड़ या कटार से क्या करता है? स्पर्श करता है, जिसे तोरण मारना कहते हैं। उसके अलावा आपको यहां से ध्यान रखना है साथियों कि जो तोरण होता है ये कैसा बना होता है? या तो सुग्गा से बना होता है। सुग्गा यानी तोते की आकृति का होता है, मुख्य रूप से तोते की आकृति का होता है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब उसके अलावा अच्छा, तोरण भी कहां पर मुख्यतया बनाए जाते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बस्सी चित्तौड़गढ़ में और जयपुर में भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कहां बनाए जाते हैं। ये भी बस्सी में बनाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में और जयपुर। ये यहां से आपको यहां से ध्यान रख लेना है। और आगे बात करते हैं, तो राजस्थान में कहीं तोरण की बजाय किसका उपयोग किया जाता है? मौवण का उपयोग किया जाता है। और मौवण को माणक थंब कहते हैं। तो माणक थंब
क्या होता है, एक लकड़ी का एक स्तंभ होता है जिसको कहाँ पर गाड़ दिया जाता है, घर के द्वार पर ही गाड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से भी तोरण की रस्म मोवन से भी पूरी की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं कठपुतली की। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं हम कठपुतली की। तो देखिए कठपुतली की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो कठपुतली जो बनाई जाती है मुख्यतः उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ही बनाई जाती है। तो देखिए ये कहाँ पर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये आपको कठपुतली के बारे में ये दो जगह अच्छे से ध्यान रखनी है। जयपुर में भी कठपुतली बनाई जाती है, जयपुर में भी कठपुतली बनाई जाती है। उसके अलावा आपको साथियों क्या ध्यान रखना है, कठपुतली राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी है। तो देखिए कठपुतली को नचाने का काम कौन करता है, कठपुतली को नचाने का काम नट करते हैं। और देखिए नट कहाँ पर पाए जाते हैं, मुख्यतया मारवाड़ में पाए जाते हैं। ध्यान रखें यहाँ से, कठपुतली बनाने का काम मेवाड़ और जयपुर में होता है। मेवाड़ में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हो गया, लेकिन जो नट होते हैं जो कठपुतली को नचाते हैं वो मारवाड़ के हैं। ये सुमेलित करवा लिए जाते हैं। तो नट को मारवाड़ से आप रिलेट करें, मुख्यतः जो इनका स्थल है वो मारवाड़ है। तो ये क्या करते हैं, कठपुतली को नचाते हैं, कठपुतली नृत्य करते हैं। कठपुतली को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो देवीलाल सामर ने निभाई थी। यानी उन्होंने लोक कला मंडल कहाँ पर है, ये उदयपुर में है, तो लोक कला मंडल में कठपुतली के विकास के लिए बहुत अत्यधिक प्रयास किए थे। तो देखिए लोक कला मंडल उदयपुर में देवीलाल सामर ने कठपुतली के विकास एवं विस्तार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। ये आपको यहाँ से कठपुतली से ध्यान रखना है साथियों। तो देखिए आज हम यहीं तक की चर्चा करेंगे। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए जोश नई उमंग के साथ। तो सभी साथियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही हरवीर सर को